मैथमेटिक्स मैड सिंपल सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। यह है क्लास 1 और इस क्लास 1 में हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन को। मैथमेटिक्स मैड सिंपल सीरीज एक बहुत ही सोची समझी और प्लान्ड तरीके से पेश की गई सीरीज है आपके सामने, जो आपको डिफरेंट एग्जाम्स में हेल्प करने वाली है। और ये सीरीज आपको ये बिल्कुल सिखा देगी कि मैथमेटिक्स एक बहुत ही सिंपल तरीके से सीखी जा सकती है और इसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ाम में किस तरीके से एफिशिएंसी और एक्यूरेसी लाई जाए। तो आज के इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू नो इन दिस सेशन, सबसे पहली जो बात हम सीखने वाले हैं इस सेशन में, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बीटिंग दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी एग्जाम की आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिना उन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किए हुए नहीं बीट की जा सकती। आपको इस सेशन में अगर आप रुक रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी कि आखिर वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको दिमाग में रखा जाए, तो चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, उसे क्यों कैसे अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। दूसरा, ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसे किस तरीके से बीट कर लिया जाए, सिर्फ इस माइंडसेट को बना। इसलिए ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। मेरे बच्चे पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी आज मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर से ज़रूरत आन पड़ी है इसको जानने की। दूसरी है कि अगर हम लर्निंग कर रहे हैं तो मैक्सिमाइज्ड कैसे किया जाए उसे। आखिर जो भी डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है उसको मैक्सिमम कैसे सीखा जाए, अगर उसके रूल्स आपको पता हो गए तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरे सेशन को एक एक जर्रा लेके जाएंगे। तीसरी चीज है जो हम सीखने जा रहे हैं, मेजर एम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का पूरा एम क्या है जो हम आज देखेंगे कि भाई ये पूरा सीरीज हम देने जा रहे हैं, आखिर इसका एम क्या है, हम इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद हम कहां पर होंगे और क्या क्या चीजें हमारे पास होंगी। इसके बाद है कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स टू मेक इट इजी एंड कनेक्टेड। फिर हम मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स को उठाएंगे और उनको देखेंगे कि कैसे चैप्टर है वो दूसरे चैप्टर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि पूरा का पूरा सिर्फ 8-9 कैटेगरी में ही बांट दिया गया है पूरे मैथमेटिक्स को। 8 एंड 9 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इसके बाद है बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, स्पीड एंड कैलकुलेशंस। देखिए, जो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, दे आर एफिशिएंसी, स्पीड एंड कैलकुलेशंस। एफिशिएंसी, स्पीड एंड कैलकुलेशन लाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें पिलर्स हैं इनकी, जिससे आपको एफिशिएंसी आएगी, स्पीड आएगी और कैलकुलेशन आपका तेज हो जाएगा, वो भी हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। अगला जो स्लाइड हमारा है उसको देखने से पहले आपको शांत रहना है, समझदारी रहना है, सारी निगेटिविटी अपने दिमाग से हटा देनी है और ध्यान से सुनना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी ए लाइफ चेंजिंग स्लाइड। जो पहले मेरी क्लास ले चुके हैं, जो जानते हैं वो भी, और जो नहीं चुके हैं उनके लिए भी बोल रहा हूं मैं कि अगली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ विनिंग एनी कंपटीशन। कोई भी कंपटीशन में जीतने के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम जानने जा रहे हैं। इसको जानते समय कोई भी तरीका, मैं पहले से जानता हूं, मेरे को पहले से पता, ये सब हटा दो, फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये काम आएगा। सबकॉन्शियस माइंड में जाने दो, इसे बहुत ही आराम से जाने दो। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज कीप पेशेंस। जब मैं कहता हूं कीप पेशेंस तो ये उल्टा होता है डेस्परेट होने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सोचते होंगे कि इस वीडियो को आगे बढ़ा के देखूं, यार क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे। दिस इज लैक ऑफ पेशेंस। आप डेस्परेट हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी जानना चाहते हैं। कुछ नहीं होने वाला अगले 20 मिनट में, कोई लाइफ का कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन इस 20 मिनट को पेशेंस के साथ सुनने पे पूरा बदलाव हो सकता है। पेशेंस क्वेश्चन सॉल्व करते समय, पेशेंस तैयारी करते समय, पेशेंस बोलते समय, पेशेंस लिखते समय। डेस्परेट नहीं होना है,
तो ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपको पेशेंस रखना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है बी एग्रेसिव। बी एग्रेसिव इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई चीज सीख रहे हो, तो यस आई विल डू इट, आपको ये वाला एटीट्यूड अपने दिमाग में रखना है कि यस आई विल डू इट, आई विल डू इट। बी एग्रेसिव, मैं इसको इतने समय में सीख लूंगा, अपना टाइम फिक्स करेंगे और सीख लेंगे। बी एग्रेसिव, मुझे ये करना ही है, मुझे स्कोर 65 के ऊपर लेके जाना ही है। बी एग्रेसिव। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। यहां पे एक वर्ड मैं आपको बताता हूं क्या दिमाग में रखना है, एक लाइन सिर्फ, आई कैन डू। ये अफर्मेशन आपको बार बार अपने आप को बोलना है, अपने दिमाग में बोलना है, सेल्फ टॉक, सेल्फ मोटिवेशन। हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, इसकी कमी हुई यू आर फिनिश्ड। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं कि यू कैन डू इट, डेफिनेटली आपका दिमाग बार बार बोलेगा, क्योंकि आपका दिमाग ये चाहता है कि आप काम ना करो। आपको वो सिर्फ सोचता है यार एग्जाम हटाओ यार, काहे को इतनी प्रेशर दे रहा है भाई, पढ़ाई वढ़ाई की बात कर रहा हूं, तो आपके दिमाग पे नेगेटिव चीजें वो डालता रहेगा। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखें। हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, आई कैन डू इट, बार बार कहना आई कैन डू इट। क्यों? क्वेश्चन बताता हूं क्यों। क्यों? अब आपको लोग यार ऐसे ही बोल रहा है आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, मुझे कैसे पता? मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हर साल अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर साल 1000 पीपल, अराउंड 1000 पीपल दे आर गेटिंग सिलेक्शंस। अगर 1000 लोग, अगर 1000 लोग कोई चीज हर साल कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, ह्यूमन बीइंग ही कर सकते हो। मैंने आपको ये नहीं कहा है कि आप जाइए और एक डिस्कवरी कीजिए किसी एलिमेंट की जो किसी ने आज तक ना खोजा हो। अगर हर साल लोग कर रहे हैं 1000 लोग, तो इसका मतलब है कि इसे किया जा सकता है। दूसरी बात, फ्रेशर्स ने किया है, फ्रेशर्स करते हैं। कनिष्क कटारिया एक फ्रेशर था, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आई कैन डू इट। कोई कमी आपको नजर आ रही है उसको दूर करो, आपसे पूछो कि मैं क्यों नहीं कर सकता। अपना दिमाग जब बोलता है कि आई कैन नॉट डू इट, आप पूछो कि आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। तो आपका दिमाग बताएगा कि आपका ये वाला सब्जेक्ट कमजोर है, ये सब्जेक्ट वीक है। ठीक है, अच्छा किया तूने बता दिया, चल मैं इसे ठीक कर लेता हूं। आपने उसे ठीक किया, फिर बोलेगा आपका ये कमजोर है, आपका ये कमजोर है। लेकिन जब वो कहेगा कि आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बोला ठीक है भाई अब कॉन्फिडेंस भी सही कर लेते हैं, यस आई कैन डू इट, ये होगा तीसरा। और चौथा है ये सब बेकार हो जाएगा, ये सब बेकार हो जाएगा। ना आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, ना आप एग्रेसिव रहोगे, ना आपके पास पेशेंस रहेगा, अगर आपने टाइम बॉक्सिंग नहीं की। याद रखिएगा, टाइम बॉक्सिंग नहीं की तो कुछ नहीं बचेगा, सब गायब हो जाएगा। व्हाट इज टाइम बॉक्सिंग? बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मेरी क्लास ली है वो जानते हैं टाइम बॉक्सिंग क्या होती है। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है, आप विश्वास कीजिए कि अगर ये चीज समझ गए ना टाइम बॉक्सिंग, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा पूरा एग्जाम। अभी आपको जरूरत है, देखिए मैं टाइम दे रहा हूं स्लाइड के पीछे, इसलिए कह रहा हूं आपको ध्यान से सुनना है। पेशेंस वर्ड मैंने पहले बोल दिया है, आपको याद रखना है। पूरे के पूरे टाइम को, 24 आवर्स को आप डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में बांट दो। मैं तो कहूँगा 3-3 के घंटे के बांट दो। 3 घंटे स्टडी, 1 घंटे रेस्ट, फिर 3 घंटे स्टडी, 1 घंटे रेस्ट, 3 घंटे स्टडी, 1 आवर रेस्ट, 3 आवर स्टडी, 1 आवर रेस्ट। क्या हम बांट सकते हैं? 3-3-3-3, कम से कम 5 सेक्शंस में इसे हम बांट देंगे। एक सेक्शन हम रखते हैं एक काम के लिए, दूसरा सेक्शन हम रखते हैं दूसरे काम के लिए, तीसरा सेक्शन हम रखते हैं तीसरे काम के लिए, चौथा सेक्शन हम रखते हैं चौथे काम के लिए। 12 घंटे हमारे पास हो गए। 4 घंटे हमने रेस्ट कर लिए, फालतू के सारे काम कर लिए, और इसके बाद 8 घंटे हम सो ले। अगर हम 8 घंटे से थोड़ा और कम करते हैं तो एक टाइम बॉक्सिंग और भी आपकी बढ़ सकती है, दैट इज 3 आवर्स। तो टोटल आप 15 घंटे तक आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने टाइम बॉक्सिंग नहीं की, अगर आपने टाइम बॉक्सिंग नहीं की तो आप कुछ भी कभी भी करोगे, कुछ भी कभी भी नहीं करना है। हर चीज को टाइम बॉक्सिंग में तहत बांट लो। अगर 1 महीने एग्जाम है तो 1 महीने में कितने घंटे निकल के आ रहे हैं, उतने घंटे में से कितने घंटे हमारे पास जा रहे हैं, ये सब की टाइम बॉक्सिंग अगर हो गई आपकी तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप विश्वास करो, आपका दिमाग 50 बार आपको बोले, 50 बार आपको बोले कि मत कर, ऐसे करते हैं, घबराहट डाले, आप अपने टाइम बॉक्सिंग को मत छोड़ना। चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम बॉक्सिंग को मत छोड़ना। जो टाइम आपने फिक्स किया है आप करो, फेल हो जाओ पास हो जाओ, बात खत्म।
आपने टाइम बॉक्सिंग की है, आप करके देखना, अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा। और ये टाइम बॉक्सिंग करने के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होगी? पेशेंस की। आप एग्रेसिव रहना कि नहीं, मुझे तो करना ही है टाइम बॉक्सिंग, और इस टाइम बॉक्सिंग को करने के लिए भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। तो आपने देखा होगा कि बिना टाइम बॉक्सिंग के ये तीनों पॉसिबल नहीं है, और बिना इन तीनों के ये टाइम बॉक्सिंग भी पॉसिबल नहीं है, और बिना इन चारों के कंपटीशन बीट करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, व्हाट आई टोल्ड यू। मैंने 50 बार आपको बताया है, 5 मिनट फिर से मैंने दिया। इस 5 मिनट में भी 5 लोग बार दिमाग में ख्याल आ जाता है कि अरे यार चलो आगे चलते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, प्लीज हैव पेशेंस। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लर्निंग इन दिस क्लास। इस क्लास के रूल्स क्या होंगे? देखिए, ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा, जितने लोग भी इसे देख रहे हैं, इसे इंटरैक्टिव बना के रखें, इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो मत देखिए, लेकिन अगर आप देखते हैं तो पार्टिसिपेट कीजिए। जब भी आप कोई भी वीडियो देखें हमारी, आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे वीडियोस टाइम पास करने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे कॉपी और पेन, आप कसम खा लो, गंगा जल उठा लो, अल्लाह की कसम खा लो, भगवान की कसम खा लो कि आपको 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 पेन कॉपी हाथ में लेके ही बैठना है जब भी मैं यूट्यूब देखूंगा। मैं फालतू की वीडियो नहीं देखूंगा, मैं पढ़ाई की वीडियो देखूंगा। और देखना, आपको 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 बिल्कुल फायदा होने वाला है। रूल ऑफ लर्निंग इन दिस क्लास, नंबर 1, आंसर द क्वेश्चंस इन माइंड। सबसे पहली बात, जब भी मैं क्वेश्चन कोई पूछूं, आपको उसका आंसर कहां देना है? अपने दिमाग में देना है। मैं अगर पूछ लूं आपसे 30 में 30 जोड़ो, तो आप 60 फट से आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, अपने दिमाग के अंदर आप बोलेंगे। दूसरा, यू हैव टू बी 1 स्टेप अहेड ऑफ मी। मैं अगर कोई चीज बोलूं, आप मेरे से एक कदम आगे रहने वाले हो। मैं बोलूंगा भाई 30 में 30 जोड़ेंगे तो कितना, जब मैं बोल रहा हूँ कितना तक मैंने पहुंचा, आपका दिमाग बता देना चाहिए 60। नहीं बता पा रहा है, यही हमारा एम है, सीखना। मैं चाहूंगा कि मेरा हर स्टूडेंट जो भी सीख रहा है वो मुझसे 1 स्टेप अहेड रहे, एक कदम आगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रूल यहाँ पे लर्निंग का, अगर मैं कोई टॉपिक का कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप इसे अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें, तो आप प्लीज़ अपने वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके इसके आंसर को लिखें। ये पेशेंस की बात है, कुछ नहीं होगा अगर आप उसको जरा सा घुमा के और फिर से जाकर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। वही टेंशन, मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट में ही वीडियो को दूं, लेकिन अगर मैं बीच में भी कोई क्वेश्चन देता हूं तो और बोलता हूं कि आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो आप लिख देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना जाना जरूरत पे, लेकिन अगर जानी पड़े तो चले जाना। रूल मत तोड़ना, रूल मत तोड़ना। रूल टूटा तो चीजें बिखर जाएंगी। प्लीज, जो मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं, प्रिंसिपल्स और रूल्स, ये आपको एग्जाम में पास कराने वाले हैं। लर्निंग सबको पता है, आपको पता है मैथमेटिक्स आती है लोगों को ना, आपको पता है ना कि लोग पढ़ के जा रहे हैं ना, आपको पता है कि 3-3 4-4 साल से लोग तैयार कर रहे हैं ना। आखिर क्या कमी रही होगी? कमी है इस चीज की कि ना वो प्रिंसिपल्स और ना वो रूल्स, ये दोनों फॉलो नहीं करते हैं। पेशेंस नहीं है, डेस्परेट है, अंडर कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है। आप विश्वास करो, प्लीज एक बार विश्वास करके देखो, बहुत फायदा होने वाला है। इसके बाद हम चलेंगे मैथमेटिक्स का सिग्निफिकेंस आखिर क्या है। हम सीधा कोर एरिया में पहुंच जाते हैं, अपने क्लासेस पे पहुंच जाते हैं। देखिए, यूपीएससी और पीएससी एग्जाम के लिए आपको पता है सी सेट के पेपर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पेपर में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वालिफाइंग है, और इसलिए बहुत सारे बच्चे गलत स्ट्रेटजी बनाते हैं। क्यों? उन जिसको मैथ्स से डर लगता है, जिसको मैथ्स नहीं आता, वो क्या सोचता है? वो सोचता है यार छोड़ो यार, मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब बिना मैथमेटिक्स के आप नहीं पास हो सकते, आपको इसे सीखना ही है। धीरे धीरे करके, मैं मैक्सिमम 15 डेज की बात कर रहा हूँ, 15 दिन में आराम से हम पूरा सीख जाएंगे इस मैथमेटिक्स को, राइट। और धीरे धीरे सीखते जाएंगे। क्या करना है, टाइम बॉक्सिंग हमने कर ली, इसके लिए टाइम फिक्स कर दिया, 2 घंटे में देना ही है, 2-2.5 घंटे इसका फिक्स कर दिया हमने दिन भर में, बस आराम से होता चला जाएगा, और 15 से 20 दिन में हम इसको खत्म कर देंगे आराम से। और विश्वास कीजिए, आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। सी सेट में प्रिंसिपल्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चंस एक लिमिट से ज़्यादा सॉल्व नहीं किए जा सकते। रीजनिंग में भी कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है या टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है,
मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो ईजी होंगे, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। एक प्रिंसिपल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी हम मैथमेटिक्स का सॉल्व करेंगे, स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम आगे देखेंगे किस तरीके से वो काम करती है। इसके बाद हम चलते हैं वन डे एग्ज़ाम वाले। बहुत सारे बच्चे हमारे इस मैथमेटिक्स की क्लास को वन डे एग्ज़ाम वाले भी देखेंगे। उनके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है, उनको तो मैथमेटिक्स करना ही है। मैं आपसे एक वादा करता हूँ ऐसे लोगों से कि आप कभी भी मैथमेटिक्स से डरेंगे नहीं। कॉन्फिडेंस, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर आप मैथमेटिक्स सीखते हैं, ये रूल है, आपको पता है कि एथेंस वगैरह में हमेशा मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। वाई? बिकॉज इससे कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। कभी भी मैथमेटिक्स जिसको आ रही होती है ना, उसको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा रहता है। कभी भी आप देखना, मैथमेटिक्स जो सॉल्व करते हैं उनको उनको उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है। दो सब्जेक्ट इंडिया में ऐसे हैं, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। मैथमेटिक्स वन ऑफ दो सब्जेक्ट जो ये रोल प्ले करने वाला है। इस सीरीज को सीखने का एम क्या है, मेजर एम ऑफ दिस सीरीज, जो भी हम पूरा तैयारी कर रहे हैं 15-20 दिन आगे, आखिर इसका एम क्या है? तो सबसे पहला जो एम है इसका है वो एलिमिनेटिंग द फियर ऑफ मैथमेटिक्स। आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में फियर होता है लोगों को। इस मैथमेटिक्स के फियर को खत्म करना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और इसलिए मुझे आपको, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपका ये फियर करूं। तो मेरे अजय मिश्रा के साथ आपको इस पूरे डर को खत्म करना है। नंबर 2, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एम है हमारा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एम है जो हमारा, वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हम इसके साथ अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को भी लेके आएंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ है कि जैसे ही आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि ए कैन डू a piece of work in these days, B can do a piece of work in these days, how many days will they take if they complete the task? ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर के उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? जैसे ही आपने क्वेश्चन को सुना, आपको फट से पता चल गया कि कैसे करना है। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक्यूरेसी। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को, तो हम कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। उस कैलकुलेशन को करते समय हम कई बार मिस्टेक्स कर जाते हैं, एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाते। और इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि एक्यूरेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वाई? बिकॉज अगर आपने आंसर ही सही नहीं निकाला तो सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए इस सीरीज का जो मेजर एम है वो है एक्यूरेसी। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंश्योरिंग एफिशिएंसी। मैंने आपको क्या बोला कि जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है, तो उसके बाद अगर आपको टाइम दिया जाए ना, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूरे मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट टाइम फिक्स होता है। अगर आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और आपको टाइम दे दिया जाए, तो आप आराम से निकालते रहो 5 मिनट 10 मिनट में एक क्वेश्चन। लेकिन चूंकि आपका टाइम फिक्स है, इसलिए एफिशिएंसी मैटर करती है। तो हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हम लिमिटेड टाइम पीरियड में विद इन सेकेंड्स आंसर कैसे निकालें। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि गिवन टाइम में मैक्सिमम आउटपुट, ये है हमारा एम इस सीरीज में। तो क्या क्या है? 4। नंबर 1, एलिमिनेटिंग द फियर ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर 2, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। नंबर 3, ब्रिंगिंग एक्यूरेसी। एंड नंबर 4, एंश्योरिंग एफिशिएंसी। दक्षता लानी है हमें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। तो दो चीजें मैंने क्या बोला? एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। दो चीजें अगर हमें पता है, दो चीजें अगर हमें लानी है, तो हमें 4 पॉइंट्स का और दिमाग में रखना है। वेटेज, अगर हम बात करें सब्जेक्ट के वेटेज की कि भाई कितना वेटेज है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूपीएससी वाले हैं तो आपको बता दूं कि सीसैट में इसका वेटेज ठीक ठाक हो गया है। पहले इसे अवॉइड किया जा सकता था हमारे ज़माने में, जब हमारे यहाँ सिर्फ जीएस का पेपर होता था, सीसैट का पेपर नहीं हुआ करता था। मैं 2004-05 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे उस समय हमारे ज़माने में एक ऑप्शनल का पेपर भी हुआ करता था। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वेटेज मैथमेटिक्स का आज है, और अगर मैथमेटिक्स नहीं आप सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डेंजर जोन में है, क्योंकि
कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं, आपको लगेगा कि सही जा रहा है लेकिन वो गलत हो जाता है, इसलिए इसका वेटेज है। तो मैं वेटेज समझना है, अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना वेटेज है उसमें आपको दिमाग में रखना है। तो जब भी हम एफिशिएंसी एक्यूरेसी लाते हैं पेपर को सॉल्व करते समय, हमें देखते हैं कि उसका वेटेज कितना है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स आप सॉल्व करने वाले हो, तो आप उस समय भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आप पेपर सॉल्व करते हैं कितने क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आए हैं, उसी हिसाब से हमें उसको वेटेज देना है। वेटेज का मतलब होता है टाइम कितना देना है हमें। अगर 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आए हुए हैं तो हमें कितना टाइम इसके लिए असाइन करना है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। जब हम पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स को सीख रहे होते हैं, तो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाएं ताकि हम एफिशिएंसी और एक्यूरेसी लेकर के आ जाएं। देखिए, स्ट्रेटजी के मामले में मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। देखिए, मेरी गंदी कहानियों को सुनने की आदत डाल लीजिए, जो पहली बार देख रहे हैं उसे। मैं अपने गांव में एक बार, क्या हुआ कि 5-7 बच्चे थे, और वो 5-7 बच्चों में ये हुआ कि अगर आप किसी बच्चे को पटक के ले जाओगे तो आपको एक आम मिलेगा। अब यार मेरे को, जो बड़े बूढ़े थे, मैं वहाँ पे कुश्ती वस्ती लड़ा करता था थोड़ा सा, मैंने देखा यार ये आम अगर मुझे लेना है तो मुझे एक आदमी को पटकना होगा। पांचों में से कौन सा ऐसा बंदा है जिसे मैं पटक सकता हूँ? मैंने देखा ये राकेश, ये कमजोर लगता है, इसको मैंने पहले भी कई बार पटका हुआ है, चलो सबसे पहले इसको ही पटकते हैं। और मैंने उसको धे उठा के पटका धमाक से, भाई सिंपल, मुझे आम मिल गया। सेम स्ट्रेटजी, ये गंदी स्टोरी से आपको मैं बताता हूं कि सेम स्टोरी लागू होती है हमारे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आपको पता है कि आपको आम यानी कि मार्क्स मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो बराबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? आपको बराबर मार्क्स मिलने वाले हैं। 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन भी है, 2 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन भी, 2 मार्क्स का चौथा क्वेश्चन भी। अगर आपको पता है तो सिंपल सी बात है, हमें किस पे अटेम्प्ट मारना चाहिए? जिसको आपने पहले से पटक रखा हो, जिसको आप पहले से जानते हो, जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो। स्ट्रेटजी इस तरीके से हम बनाएंगे कि सिंपल 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 क्वेश्चंस को पहले उठा उठा के पटकेंगे, और वहां से हम क्वालिफाइंग होने वाला स्कोर, ये मैं सी सेट के पेपर की बात कह रहा हूं, याद रखेंगे। इसमें फटाफट फटाफट जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं उसको हम सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, एकदम फ्लो होते जाएंगे, जैसे पानी फ्लो होता है ना, वैसे ही पूरे पेपर में फ्लो होते जाएंगे। और उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते जाएंगे, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, कोई भी हो, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। स्ट्रेटजी इस तरीके से हम बनाएंगे, और फिर हम सेकंड लेवल के क्वेश्चन पे, और फिर हम थर्ड लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे। थर्ड लेवल के क्वेश्चन का टाइम नहीं आएगा, आप चिंता मत करो, सेकंड लेवल पे आप फिनिश जाओगे, लेकिन इतने में आप पास हो जाओगे। तो स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारे एग्जाम की बात कर रहा हूं, सारे एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। और तीसरी तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट को बैठ के सोचते रहना है, कॉन्टिन्यूसली सोचना है। जब 2 घंटे का टाइम मैंने फिक्स किया है आपके लिए कि भाई 2 से 3 घंटा मैं टाइम बॉक्सिंग कर लिया मैंने कि मैथमेटिक्स को देंगे, तो उस 3 घंटे में मुझे क्या क्या करना है मैथमेटिक्स में? मुझे टेबल रटना है, मुझे एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, मुझे कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है। क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं ऐसे अटेम्प्ट मारूंगा, ऐसा आएगा तो ऐसे अटेम्प्ट मारूंगा। सोचो समझो, एफिशिएंसी लेके आओ। और अल्टीमेटली कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन के 2 फंडे हैं, नंबर 1 विद पेन, और नंबर 2 विदाउट पेन। याद रखेंगे हमारा एम क्या है? विद पेन से विदाउट पेन पे जाना। नंबर 1 कॉन्सेप्ट को सीखना, नंबर 1 कॉन्सेप्ट को सीखना, नंबर 2 विद पेन, पेन की मदद से सॉल्व करना, और नंबर 3 बिना पेन की मदद से सॉल्व करना। मैं आपको यह बताऊंगा, ये पेन पेन का यूज करना लास्ट मोमेंट पे, सोच के देखो, हर मोमेंट पे अगर पेन का यूज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। हम हमेशा पेन का यूज नहीं करेंगे। ऐसे जैसे शुरू शुरू में जब आप साइकिल सीख रहे होते हैं, सब नहीं सीखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों ने शायद सीधा बाइक सीखी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, साइकिल सीखी होगी सबने। साइकिल जब आप सीख रहे होते तो आप दोनों पैर को जमीन पे रख रहे होते हैं, जमीन पे पैर पे रख रहे होते हैं, धीरे धीरे साइकिल चलने लगती है। साइकिल, क्या आप जमीन पे अभी भी पैर रखते हैं? नहीं, धीरे धीरे आप जमीन से पैर को उठाना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली उठा करके आप पैडल पे रखते हैं और साइकिल लेके चल देते हैं। जब साइकिल चलने लगती है उस समय आप अगर जमीन पे पैर रखेंगे तो पैर उखड़ जाएंगे। आप याद रखेंगे हमारा एम क्या है? पेन, पेन वैसे ही है जैसे जमीन।
अल्टीमेटली याद रखना है कि हमें विदाउट पेन जाना है, यानी कि हमारा एम है दिमाग के अंदर सॉल्व करना। अगर हम नहीं चला पाएंगे फिर हम पेन यूज करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि पेन और बिना पेन, पेन और बिना पेन, इनके बीच में हम चलते रहेंगे कैलकुलेशन करते समय। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारी। तो पेन हम यूज करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो कैलकुलेशन हो ज़्यादातर उस पर मिनिमम पेन का यूज करें हम, और मैक्सिमम दिमाग का यूज करें। याद रखना, हाथ और दिमाग, हाथ और दिमाग दोनों मिसमैच होते हैं। दिमाग की कैपेसिटी बिजली से भी तेज होता है दिमाग, वो एक सेकंड के फ्रैक्शंस ऑफ द सेकंड में आंसर निकाल के रख सकता है, लेकिन पेन नहीं कर सकती। इसलिए पेन को हम कम से कम यूज करने वाले हैं, जरूर यूज करेंगे लेकिन धीरे धीरे कम करते जाएंगे। फाइन। तो ये 4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के लिए। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कैटेगराइजेशन किस तरीके से हम मैथ्स के टॉपिक्स का कर सकते हैं। दिस इज सिंपल कैटेगराइजेशन ऑफ टॉपिक्स ऑफ मैथ्स। इसमें इस तरीके से है कि एक कैटेगरी के जो क्वेश्चंस अगर आते हैं, एक कैटेगरी के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनको जो बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे उसको सॉल्व करने के लिए वो उसी कैटेगरी से रिलेटेड होंगे। यानी कि कैटेगरी 1 में जो है वो बेसिक कैलकुलेशंस, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएफ एटसेट्रा, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं। ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो लगभग बेसिक प्रिंसिपल्स यही हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हैं। इनका ही यूज बाकी के चैप्टर्स में भी है। दूसरा है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में परसेंटेज से रिलेटेड सारे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको परसेंटेज पे कमांड है बढ़िया से, अगर आपको परसेंटेज पे कमांड है बढ़िया से, तो आप बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पानी की तरह सॉल्व करेंगे। यानी अगर परसेंटेज पे अच्छा तरीके से कमांड हो गया तो परसेंटेज इन जो अपनी कैटेगरी है यहाँ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करता है। परसेंटेज की सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है परसेंटेज चैप्टर की, कि ये टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, कहीं भी यूज होता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है एवरेज और एजेस। देखो कैटेगरी 3 में कौन से एवरेज आता है, एवरेज में एजेस, ये दोनों क्वेश्चंस आराम से निकल जाते हैं। एवरेज से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। कैटेगरी 4 है रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। कैटेगरी 4 में रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, इसमें एवरेज, और कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 दोनों काफ़ी हद तक मिक्स होंगे, क्योंकि जो मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चंस हम निकालते हैं, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस निकालते हैं, उसमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एवरेज की भी ज़रूरत पड़ेगी और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के कैटेगरी 4 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है। अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप समझ गए तो आप ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी आसानी से निकाल पाएंगे, इसके साथ साथ मिक्सचर्स एंड एलिगेशन को भी आसानी से निकाल पाएंगे। इसके बाद है कैटेगरी 5, इसमें टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्स। याद रखेंगे कि कोई आदमी काम करे या कोई पाइप पानी से काम करे, चाहे मशीन काम करे, अगर वो मशीन, पाइप या वाटर पाइप कुछ भी काम कर रहा है, वो काम है। एक आदमी बाल्टी से ले जाके पानी भर रहा है एक टंकी में, कि 1 घंटे में वो 10 बाल्टी पानी भरता है। एक पाइप है वो भी 10 मिनट में भर देती है जाके, दोनों काम कर रहे हैं। तो दोनों के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने तो एक जैसे हम दिमाग लगाएंगे। इसके बाद है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस, टाइम स्पीड आपको पता होगा, बचपन से फॉर्मूला पता ही होगा इसका, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का। ये चाहे ट्रेन चल रही हो, चाहे बोट चल रही हो, चाहे कार चल रही हो, चाहे स्कूटर चल रहा हो, और चाहे आप चल रहे हो, चाहे व्हेल मछली चल रही हो, चाहे फ्लाइट चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो भाई, टाइम ले रहा है, स्पीड उसके पास है, डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो भाई इसके एक ही प्रिंसिपल्स हैं। इसलिए इन्हें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर ना समझा जाए, एक ही कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद है कैटेगरी 7। कैटेगरी 7 में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी को समझने में कोई परेशानी नहीं आ गई, इसलिए इसे एक कैटेगरी में रखा गया है। कैटेगरी 8 है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री हम 2 डायमेंशन फिगर की बात करेंगे, ट्राइंगल की बात करेंगे, सर्कल की बात करेंगे। वहीं पे मेंसुरेशन में हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर्स की, पिरामिड की बात करेंगे, हम कोन की बात करेंगे। हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एक कैटेगरी में इसे हमने रख दिया। कैटेगरी 9 में डाटा इंटरप्रिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए और इंपॉर्टेंट है व्हाई, बिकॉज 2018 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2018 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, 2019 में इसे मिस किया गया, इसका मतलब 2020 में इसका नंबर है। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, एक टेबल बना के दे देंगे,
ये भाई साहब ये इतना इजी है ना, अगर समझ में आ गया और समझ में नहीं आया ना तो इतना टाइम कंज्यूमिंग है, इतना टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए सबसे ज़्यादा कैटेगरी 1 बेसिक कैलकुलेशंस पे सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया डाटा इंटरप्रिटेशन का और आपने बेसिक कैलकुलेशन ठीक से नहीं समझी हुई है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके बाद है कैटेगरी 10 एल्जेब्रा। कैटेगरी 10 में एल्जेब्रा से क्वेश्चन पूछेंगे, वेन डायग्राम वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कभी कभार आपके सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो आप चिंता मत करें, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे और हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर लिया जाए इससे। अब हम चलेंगे बेसिक्स ऑफ एक्यूरेसी, स्पीड, एफिशिएंसी। आखिर इसके पिलर क्या है? अगर हमें एक्यूरेसी लानी है, हमारे पास स्पीड है और हमारे पास एफिशिएंसी लानी है, तो इसके पिलर क्या है, इसके आधार स्तंभ क्या है? इसका आधार स्तंभ है वही, मैंने आपको क्या बोला, डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आएगा, सोच के देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन में इस तरीके के टेबल बना के दे दिया जाए, प्रोडक्शन दे दिया जाए, ये है प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन है 1991 में, ये प्रोडक्शन है 1992 में, ये प्रोडक्शन है 1993 में, 1991 में 10 टन, 12 टन, 15 टन, देखो 1990, देखो ये है व्हीट, ये है राइस, ठीक है, ये पैडी आप बोल दो, ठीक है, और ये है पैडी का कितना है 20, 25, 30। आप विश्वास करो, अगर वो पूछता है कि भाई 1991, 92, 93 में व्हीट का जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ हो वो कितना हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, व्हीट का प्रोडक्शन तीनों साल में मिला के कितना हुआ, इसका मतलब 10 में 12 जोड़ना है, 12 में 15 जोड़ना है, निकाल देना है। इसमें क्या यूज हो रहा है, एडिशन यूज हो रहा है। अगर आपने एडिशन सही से नहीं किया, एडिशन को अच्छे तरीके से स्पीड नहीं लेके आए, आपको क्या लगता है क्या सिखा रहा है यार ये? लेकिन मैंने क्या बोला है, हमारा एग्जाम क्या है, एफिशिएंसी लाना। एफिशिएंसी हमारा एम क्या है, हमारे एग्जाम का एम क्या है, एफिशिएंसी लाना। अगर एफिशिएंसी नहीं आ रही है तो क्या यूज हुआ, पढ़ने का कॉन्सेप्ट तो आपने हाई स्कूल में भी सीखा ही था। इसके बाद है देखो पैडी का 1991, 1992, 99, ये पूछेगा क्वेश्चन बहुत सिंपल, उसको पता है कि टाइम का खराब करो, निकाल भाई क्वेश्चन जोड़ दो। थोड़ा सा कैलकुलेशन और टफ कर दिया तो आपको जोड़ने में परेशानी होना शुरू हो जाएगी, राइट। फिर डिफरेंस निकालना शुरू करेगा, फिर मल्टीप्लीकेशन निकालना शुरू करेगा। तो ये चीजें आपको कहां से आएंगी, ये आएंगी आपको इस पे, तो ये बेस है। अल्टीमेटली आपसे जब वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आप समझ में जाते हो तो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कैलकुलेशन ही करना होता है, और कैलकुलेशन अगर एक्यूरेट हुआ तो एफिशिएंसी आएगी, और एक्यूरेट नहीं हुआ टाइम पीरियड के अंदर तो आपकी एफिशिएंसी नहीं है। तो हमने क्या किया, जो बेसिक एक्सपेक्टेशन है हमें क्या, वो क्या है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको आना चाहिए, तेजी से आना चाहिए। थोड़ी हेल्प मैं भी करूंगा लेकिन आपको भी ये बात ध्यान में रखनी है। टेबल 2 से लेके 20 तक एकदम रट जाओ। मैंने क्या बोला, आप जब ब्रश कर रहे हो, ब्रश, तो आप यार टेबल को रटने में क्या दिक्कत है यार? हाँ, कोई भी आपका रूममेट बगल में बैठ गया, आके उसको बोल भाई मैं टेबल सुना रहा हूँ, जरा सुन तो सुन, राइट। उसका भी टाइम खराब करो, मजाक उड़ाएगा, उड़ाने दो ना भाई, एग्जाम क्वालिफाई करोगे, मजाक उड़ाने तो चिंता मत करो आप। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, भाई साहब जो भी हम सीखेंगे फटाफट सीखना है हमें, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी तेजी से सीखना है हमें। टोटल टाइम जो मैंने कहा था टाइम बॉक्सिंग करके इसको फिक्स कर देना। डिविजिबिलिटी रूल्स, पिछली साल एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन, जो बंदा जानता रहा होगा 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाला होगा। स्क्वायर एंड क्यूब, अगर हम कोई शॉर्टकट मेथड जानते हो तो, अगर हमने उस मेथड को नहीं सीखा तो सिंपल सी बात है वो आएगा और फिर हमारा टाइम कंज्यूम करेगा। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जल्दी से निकाल लेते हो। यानी 2 चीजें हम करने वाले हैं एक्यूरेसी, स्पीड और एफिशिएंसी लाने के लिए। नंबर 1 हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे, नो डाउट। नंबर 2 हम क्विकेस्ट मेथड यूज करेंगे। नंबर 3 इजीएस्ट मेथड यूज करेंगे। अगर वो क्विकेस्ट भी है लेकिन इजीएस्ट नहीं है तो भाई हमारे बस की नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 चीज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्विकेस्ट मेथड हम यूज करेंगे। क्विकेस्ट मेथड, किसी भी आंसर को पहुंचने के लिए क्विकर मेथड यूज करेंगे। और तीसरा है इजीएस्ट मेथड यूज करेंगे। अगर वो क्विक है लेकिन इजी नहीं है तो हम उसे नहीं करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का ये हमारा पहला लेक्चर था, जल्दी हाजिर होंगे हम अपने दूसरे लेक्चर के साथ। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहली बार देखा है, और इसके लिए थैंक यू वेरी मच।